Good afternoon, everyone. My respected faculty members, my dear batchmate juniors, and my super seniors. Myself, Smita Pallavi, and my today is my seminar, which is on topic enhancement of seed quality using CRISPR-Cas9. Here is the content of what we are going to study in this presentation. Before understanding what is CRISPR-Cas9, हमें सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि जीन एडिटिंग एक्चुअली में क्या होता है, क्योंकि CRISPR-Cas9 को समझने के लिए हमें जीन एडिटिंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीन एडिटिंग एक टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है जिसको यूज़ करके साइंटिस्ट किसी भी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट दोनों के अंदर में जेनेटिक चेंजेस ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डीएनए के अंदर अगर कोई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऐड करना है, हटाना है, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि ये पहले तो प्रेडिक्टेबल है और दूसरा इनहेरिटेबल है। दोनों का मतलब ये है कि हम पहले से पता कर सकते हैं कि हम जो चेंजेस ला रहे हैं उसका आउटकम क्या होगा, और दूसरा कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी जाएगा, ये एक जनरेशन तक लिमिटेड नहीं है। अब यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया एसडीएन, जिसका मतलब है साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियसेस। न्यूक्लियसेस बहुत टाइप की होती हैं। पहली बात तो न्यूक्लियसेस होता क्या है? न्यूक्लियसेस ऐसे एंजाइम्स हैं जो सेल के अंदर डीएनए को कट करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए यूज होता है। इसके फंक्शन के बेसिस पे बहुत टाइप के न्यूक्लियसेस होते हैं। इंडोन्यूक्लियस होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस होते हैं, राइबोन्यूक्लियस होते हैं, लाइपेज भी होते हैं। लाइपेज आप सब पढ़े होंगे, जिसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट को हम लोग कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। सेम ऐसे ही अलग अलग फंक्शंस के साथ में बहुत सारे न्यूक्लियसेस होते हैं। यहाँ पे जो 4 यूज किया गया है वो है एसडीएन्स। ये मेजर जेनेटिक एडिटिंग में यूज होने वाले टूल्स हैं। इनका नाम है होमिंग इंडोन्यूक्लियस, जिंक फिंगर न्यूक्लियस, उसके बाद उसके ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियसेस। इन सब के काम और फंक्शन मैं बताती हूँ। और हाँ, फोर्थ जो है वो कैस है। कैस के बारे में मैं अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि उस पर ही पूरा प्रेजेंटेशन है। पहले हम बेसिक जानते हैं इन तीनों के बारे में। होमिंग इंडोन्यूक्लियस ये एक मेगा न्यूक्लियस है। इसका नाम मेगा न्यूक्लियस इसलिए है क्योंकि बाकी जो न्यूक्लियस होते हैं वो मैक्सिमम 3 to 6 बेस पेयर्स के ही बने होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं, और उससे ही वो अपना काम कर लेते हैं। लेकिन मेगा न्यूक्लियस में एक चीज़ है कि इसमें 12 से लेकर 40 या इवन 60 तक बेस पेयर्स जाते हैं करेक्शंस करने के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में बेस पेयर्स यूज होते हैं। टैलेंस जो है उसमें नहीं, टैलेंस से पहले जाना है जिंक फिंगर न्यूक्लियसेस। जिंक फिंगर न्यूक्लियसेस और टैलेंस में कुछ चीज़ें कॉमन है, उसके लिए पहले जिंक फिंगर न्यूक्लियस को समझते हैं। इसमें टारगेट स्पेसिफिक तो है, लेकिन इसमें दिक्कत यह आता है कि जब हम लोग जिंक फिंगर न्यूक्लियसेस यूज करते हैं तो इसमें स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल हमें जितने सारे जीन्स को एडिट करनी है उतनी सारी प्रोटीन्स बनानी पड़ेगी, और इसमें एक अलग से एक एंजाइम भी यूज करना पड़ता है जिसको फोक एंजाइम कहते हैं, जिसके बिना नहीं हो सकता। और फोक एंजाइम का मैकेनिज्म भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये बिना अपने एक सेम फोक एंजाइम से बॉन्ड बनाए बिना काम नहीं करता है। तो ये जिंक फिंगर न्यूक्लियस हो गया। टैलेंस में भी सेम तरीके की चीज़ होती है, फोक एंजाइम का यूज होता है। टैलेंस का एक चीज़ है खास ये कि एक आप सब जानते होंगे राइस में एक बैक्टीरिया होता है ज़ैंथोमोनास ओराइजा, जो कि ब्लाइट कॉज करता है। ये उससे निकाला गया है। तो और इसका फंक्शन जो है वो जिंक फिंगर न्यूक्लियस की तरह ही है, कॉम्प्लिकेटेड सेम इसी तरीके से। सो बेसिकली तीनों में प्रॉब्लम्स ये आती है ना, जो क्रिस्पर कैस है वो आरएनए, यानी कि जो आरएनए होगा गाइड आरएनए, उसका और डीएनए के बीच में इंटरेक्शन है। लेकिन बाकी सारे जो मेथड्स हैं उसमें जो हम लोग यूज करते हैं वो प्रोटीन और डीएनए इंटरेक्शन है। तो क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो बहुत लास्ट स्टेप होता है सिंथेसिस में, तो इसकी वजह से हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग क्रिस्पर ही यूज़ करें। अभी अगेन सेम चीज़ कि हम लोग क्रिस्पर, क्योंकि हमारे पास इतने सारे टूल्स हैं तो क्रिस्पर ही क्यों यूज़ करना है हम लोगों को। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट सबसे मेन रीज़न ये है कि ये पहले तो बहुत इफिशियंट है, अपने काम को बहुत ही इफिशियंटली ख़त्म करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जिस चीज़ के लिए इसको बनाया जाता है, जिस चीज़ के लिए इसको सेल के अंदर डाला जाता है, ये एक्यूरेट वही काम करता है। दूसरा, इसमें एक गाइड आरएनए यूज़ होता है। गाइड आरएनए का काम क्या होता है वो आगे के मैं मैकेनिज्म के टाइम पे एक्सप्लेन कर दूंगी। कंपैरिजन क्या, अब ठीक है हमने ये तो जान लिया सबका फंक्शन क्या था, सबके काम क्या क्या है, लेकिन क्यों फिर भी क्यों हम लोग कैस ही यूज़ करेंगे? कुछ तो डिसएडवांटेज बाकियों में होनी चाहिए। तो टैलेंट्स में ये है कि पहली बात तो ये लेस प्रिसाइज होता है, ज़्यादा लेबोरियस है। जिंक फिंगर की अगर हम बात करें तो उसको भी डिज़ाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। होमिंग इंडोन्यूक्लियस, इसमें 3 चीज़ें जो है बहुत बेसिक इससे डिसएडवांटेजेस हैं।
पहले ये तो स्पेसिफिसिटी इसकी बहुत कम है, यानी कि हम अपने कोड जिस चीज़ के लिए काम कर रहा है वो स्पेसिफिसिटी इसकी बहुत ज़्यादा रहेगी। दूसरी की कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तीसरी रिस्ट्रिक्टेड टारगेट साइट मूवमेंट, इसका मतलब ये हो जाता है ये किसी एक जगह पे बाइंड कर गया तो सेम अगर सीक्वेंस कहीं और भी सेल में है तो वहां पे जाके ये काम नहीं करेगा, वो खाली रह जाएगा, सिर्फ एक ही जगह पे काम करेगा। तो ये होमिंग न्यूक्लियस का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जिसकी वजह से इसको यूज नहीं करेंगे। नाउ बेसिक कि क्रिस्पर कैस एग्जैक्टली क्या है और सीड क्वालिटी क्या होता है, जिसको हम जो हमारा मेन टॉपिक है आज का। तो क्रिस्पर जो होता है वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, बैक्टीरिया में ये नेचुरली प्रेजेंट है एज अ इम्यून रिस्पॉन्स। और CS9 जो है क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन है जो कि जिसका काम जो होता है वो कट करना होता है किसी डीएनए के फ्रेगमेंट को, इसीलिए इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, डीएनए कटिंग एंजाइम भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज सीड क्वालिटी, बहुत बेसिक चीज़ है, ये सब आप सबको ही पता होगा। सीड क्वालिटी की डेफिनेशन क्या होती है? सीड क्वालिटी वो होता है जिसमें हम सीड क्वालिटी के मेजर क्वालिटीज को कंसिडर करते हैं, जिसमें हाई जर्मिनेशन परसेंटेज होना चाहिए, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, उसमें गुड जर्मिनेशन होना चाहिए, सीड का एक्यूरेट वेट होना चाहिए। ये सारी सीड क्वालिटीज की बातें हो गई। उसके बाद ये चार्ट में मैंने एक्सप्लेन करा है कि क्रिस्पर कैस का एग्जैक्टली प्लांट के इम्प्रूवमेंट में या सीड के इम्प्रूवमेंट में क्या यूज है। तो सबसे पहले तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है डिजीज रेसिस्टेंस। हम लोग सबको जानते हैं अगर डिजीज रेसिस्टेंस नहीं है तो हमें बहुत सारा केमिकल यूज करना पड़ेगा जिसका साइड इफेक्ट हमारे ऊपर बहुत ज्यादा होगा। तो इन सबको हम लोग नहीं करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग जेनेटिक लेवल पे ही मॉडिफिकेशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा जीन सीक्वेंस जो कि रेसिस्टेंट डेवलप कर सकता है उसको ही इंट्रोड्यूस अगर हम कर दे CS9 के हेल्प से तो बहुत आसानी से रेसिस्टेंट डेवलप हो जाएगा और केमिकल्स नहीं यूज करने पड़ेंगे। सेम प्रोसेस है हम लोग क्रॉप के अंदर एबायोटिक रेसिस्टेंस, क्रॉप डोमेस्टिकेशन, ग्रेन यील्ड इंप्रूवमेंट, जेनेटिक इंप्रूवमेंट, बायोमास प्रोडक्शन, न्यूट्रिएंट यूजेस एफिशिएंसी, बेसिकली सॉइल में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब करके यूज करने की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। और भी जो बाकी के इसके एप्लीकेशंस है वो ये हो जाएंगे कि यील्ड और क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। यील्ड क्वांटिटी कैसे बढ़ाएंगे ये बाकी के केस स्टडी में आप समझ जाओगे। सीड शेप और साइज, सीड शेप और साइज अभी पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, पर सीड शेप साइज बहुत मायने रखता है। जब हम ग्रेडिंग करते हैं वहां पे भी शेप और साइज की बहुत वैल्यू होती है, उसके बेसिस पे ही हम अलग अलग सीड को डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग करते हैं। हाई क्वालिटी सीड को हटाते हैं, जो खराब क्वालिटी के उसको हटाते हैं। बायोफोर्टिफिकेशन, इसका भी मतलब आप सब जानते होंगे कि किसी भी न्यूट्रिएंट को इनरिचमेंट करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस ब्रीडिंग के को यूज करके, तो वो भी हम इस क्रिस्पर को यूज करके कर सकते हैं और एंटी न्यूट्रिएंट्स भी हटा सकते हैं। तो ये सब इसके एप्लीकेशंस हो गए जो हम लोग सीड में कर सकते हैं। नाउ क्रिस्पर्स के दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहले तो क्रिस्पर और दूसरा कैस। क्रिस्पर एक्चुअली में अब है क्या, शॉर्ट स्निपेट है। ये स्निपेट का मतलब होता है स्मॉल फ्रेगमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस सॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। इसमें बाकी सारे वर्ड्स तो आप समझ गए होंगे, पैलिंड्रोमिक शायद कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा। पैलिंड्रोमिक का मतलब ये होता है, डीएनए हम सब जानते हैं दो बॉन्ड्स बनाते हैं, दो स्ट्रैंड्स होते हैं, दोनों स्ट्रैंड एक 5 to 3 के डायरेक्शन में होता है, दूसरा 3 to 5 के डायरेक्शन में होता है और आपस में वो बॉन्ड बना के रहते हैं। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में होता ये है, जो उसके जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं वो एक में जब हम रीड करेंगे 5 से 3 के डायरेक्शन में तो, और दूसरे स्ट्रैंड में जब रीड करेंगे 5 से 3 के डायरेक्शन में तो दोनों में ही सेम होगा। इस तरह के सीक्वेंसेस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। और ये सीक्वेंस में एक खास बात होती है, ये हेयरपिन लूप बनाता है जो कि आरएनए के बनने में बहुत हेल्प करता है। और दूसरा क्रिस्पर कैस क्या है, तो कैस मैं पहले बता चुकी हूँ, ये एक एंजाइम होता है, एक प्रोटीन है जिसको क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन कहते हैं और मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं क्योंकि ये डीएनए को कट करने का काम करता है। नाउ ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, अगर यही समझ जाते हैं तो क्रिस्पर का हम पूरा काम समझ जाएंगे। ये एक्चुअली में एक बैक्टीरियल सेल का फोटो है सामने आपके, इसमें ठीक है, इसमें जो सबसे उधर वाले कॉर्नर से वहां से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। कर्सर नहीं दिख रहा है तो आप लोग उस हिसाब से समझ जाना। जो सबसे कॉर्नर में ये रेड वाला पोर्शन है, ये एक वायरस है जो इन्फेक्ट कर रहा है सेल को, और ये नीचे वाला जो पोर्शन है सर्कुलर वाला, ये बैक्टीरियल जीनोम है। इसमें बैक्टीरियल जीनोम में समझने वाली चीजें ये हैं, ये जो ब्लैक कलर के डायमंड शेप स्ट्रक्चर है वही है क्रिस्पर रीजन्स, और जो कलरफुल है वो स्पेसर है। स्पेसर बनता कैसे है वो मैं बताती हूँ, पहले कैस जीन आप समझ लो। क्रिस्पर से एसोसिएटेड होता है ये कैस जीन का सीक्वेंस, जहाँ से कैस जो एंजाइम है वो सिंथेसाइज होता है। हाँ, अब ये स्पेसर बनता कैसे है, तो क्रिस्पर क्योंकि ये इम्यून सिस्टम है, शायद आप में से जो लोग बायोलॉजी के होंगे इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़े होंगे कि वो कैसे डेवलप होता है। एक बार इंटरेक्शन होता है उससे हमारा इम्यून सिस्टम बिल्ड होता है। सेम बैक्टीरिया में भी वही होगा, जब वायरस आएगा सेल को इन्फेक्ट करेगा, उसका जेनोम इंटर करेगा, तो इस बैक्टीरिया के जेनोम में, बैक्टीरिया के सेल में एक मेमोराइजिंग कॉम्प्लेक्स होता है जो वायरस के जेनोम के
पैम साइट को रिकॉग्नाइज कर सकता है। पैम साइट जो होता है वो प्रोस्पेसर एडजेसेंट मोटिव, इसका फुल फॉर्म होता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं उसको वो कट करता है और उसको ला करके बैक्टीरियल जीनोम में ऐड करता है। ये ऐसे ही डेवलप होता चलता है बैक्टीरिया के लाइफ टाइम के दौरान, और बहुत सारे वायरसेस के अगेंस्ट इसमें इम्यून डेवलप होता चला जाता है। तो अब इसमें होता है क्या है, क्योंकि इसके पास पहले से स्पेशल रीजन है जिसमें उसमें इम्यून डेवलप है, जब सेकेंड इंट्रैक्शन होता है वायरस के साथ में, जो कि मैंने यहाँ पे ग्रीन और ये येलो वाला है उसे एक्सप्लेन करा है, जब सेकेंड इंट्रैक्शन होगा तो क्योंकि अब उसके पास ग्रीन वाला वहां दिख रहा होगा आपको, ग्रीन वाला वहां पे है स्पेशल रीजन पहले से मौजूद। तो अब ये क्या करेंगे, पहले ये समझ लीजिए कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है। यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली में मेन जो क्रिस्पर आरएनए है और सीएस का एसोसिएशन है। इसमें जो कलरफुल रीजन है वो स्पेसर है, जो लूप वाला पोर्शन है वो क्रिस्पर है। ये काम कैसे करता है, तो जैसे ही इंट्रैक्शन होगा दोबारा सेम वायरस से, तो अब क्योंकि उसके पास उसके लिए इम्यून है, उसके पास जेनेटिक सीक्वेंस पहले से प्रेजेंट है उस वायरस को लेके, तो वो उससे क्या करेगा, वो उससे बनाएगा क्रिस्पर आरएनए जो कैस जीन से निकलने वाले कैस प्रोटीन के साथ एंजाइम के साथ एसोसिएट होगा। और सेम ये वाला एक और हाँ, बैक्टीरियल जीनोम से ही एक और रीजन निकलता है, उसको ट्रेसर आरएनए कहते हैं। ये सारा एक कॉकटेल की तरह बनेगा, ये सारा कॉकटेल की तरह जो बनेगा वो जा करके वायरल जीनोम पे मूव करेगा, जहाँ पे उसको सेम सीक्वेंस दिख जाएगा, जिसके लिए वो अब इम्यून तो डेवलप हो चुका है तो सीक्वेंस भी है उसके बाद दिखेगा, वहाँ पे ये अटैच होगा, अटैच होते ही ये उसको कट कर देगा। इस तरीके से ये काम करता है। अगर कट कर दिया तो वायरल इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब उसमें प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, इन्फेक्शन रुक जाएगा। सेम साइंटिस्टों ने सोचा है कि यही चीज को इस्तेमाल हम लोग क्रॉप में भी कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म में भी कर सकते हैं, जो कि उन्होंने किया भी। नाउ ये पिक्चर, इसमें मैंने आधा जो एक्सप्लेन करा है पीछे वाले फोटोज में वही चीज है। यहाँ पे अब है रिपेयर पोर्शन, कट तो हो गया, तो बैक्टीरिया में तो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है, वो सेल्फ हीलिंग से हील हो रहा है। हमें लैब में अगर ये सब चीजें करनी है तो उसको हमें समझना पड़ेगा वो कैसे होता है। ये दो तरीके से होता है। फर्स्ट, नॉन होमोलॉगस एंड ज्वाइनिंग। इसमें क्या होगा, डायरेक्ट जो दोनों जो कट पोर्शन है वो डायरेक्ट ज्वाइन कर जाएगा, लेकिन इसमें इशू ये होता है ना, इंडल फॉर्मेशन होता है। इंडल का मतलब होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाना या फिर कुछ हट जाना, ये सब चीजें जो होंगी उसको इंडल फॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन उसके लिए हम लोग यूज वो ना करके दूसरा करते हैं जिसको कहते हैं होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर। सो बेसिकली लैब में जब हम लोग ये सब चीजें बना रहे होंगे, क्रिस्पर बना रहे होंगे, कैस बना रहे होंगे, और साथ में हम जो चीज वो चेंज लाना चाहते हैं उस चीज को एक्यूरेटली चेंज करने के लिए एक होमोलॉगस टेम्पलेट डेवलप करेंगे। इन सब का जो मिक्सचर हम लोग बनाएंगे उसको सेल में डालेंगे, ताकि बेसिकली होमोलॉगस टेम्पलेट है क्या, ब्लूप्रिंट का काम करेगा। ये क्या अंदर जाके काम करना है, किसमें चेंज लाना है, किस तरह का चेंज लाना है, ये सब को हम लोग पहले से ही बना करके उस सेल के उस कॉम्प्लेक्स में डाल देंगे। तो बेसिकली उसको गाइड मिल रहा है तो वो उस हिसाब से ही आप काम करेगा, अंदर जाएगा, उसमें जो चेंजेस लाएगा उसको पहले से गाइड किया हुआ है तो वो उस हिसाब से ही आप काम करेगा। तो इसको कहते हैं होमोलॉजी डायरेक्टेड डीएनए रिपेयर। यहाँ पे वही चीज एक्सप्लेन की हुई है। नाउ ये पूरा एक्सप्लेन ऑलमोस्ट मैं कर चुकी हूँ। यहाँ पे बस इतना मैंने दिखाया है कि कैसे ये ट्रांसफॉर्म प्लांट है जिसमें हमने चेंजेस करी हैं, इसको हम लोग ग्रो करेंगे, जिसमें से हम लोग म्यूटेंट को आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट करके उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करके सीक्वेंस एनालिसिस करेंगे। सीक्वेंस एनालिसिस हम लोग ये देखेंगे हमने जो चेंज लाई है वो चेंज एग्जैक्टली हुआ भी है कि नहीं, चेंज अगर हुआ है तो उस पर इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, ये सब चीजें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। नाउ केस स्टडी, ये जो कि केस स्टडी है वो राइस पे की गई थी, जैपोनिका वैरायटी उसके ऊपर की गई थी, जिसका नाम था निंगजिंग 4। सीड डेटोरेशन एग्जैक्टली होता कैसे है, उसके लिए बहुत सारे एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें से एक एंजाइम होता है लाइपोजिनेज। लाइपोजिनेज का फंक्शन मोस्टली आप लोग जानते होंगे, वो लिपिड के ऊपर काम करता है। तो लिपिड के ऊपर काम कुछ ऐसे करता है कि अगर ये लिपिड को डिग्रेड कर देता है, और लिपिड आप जानते हैं सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, तो सेल मेम्ब्रेन डिग्रेड हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन डिग्रेड हो रहा है तो वही बात तो सेम ही हो गई, सेल मेम्ब्रेन डिग्रेड हो रहा है तो क्वालिटी सीड की तो डेवलप घटती जाएगी, डेटोरिएट होगी, तो वो डेटोरेट होता है। तो यहाँ पे सबने किया क्या, जो लाइपोजिनेज एंजाइम है वो जिस सीक्वेंस से, जिस जीन रीजन से बनता है उसको कहते हैं OXLOX1। इसको उन्होंने कहा कि अगर हम नॉकआउट कर दें, नॉकआउट का मतलब होता है इसको हटा दें, उस सीक्वेंस को सेल में से ही हटा दें, तो उसका इफेक्ट हम लोग कम कर सकते हैं। तो इन्होंने वही किया भी। करने के बाद उन्होंने 3 वेराइटीज डेवलप करी निंगजिंग 4 में, जिसका नाम उन्होंने दिया था CRLOX1, 2, 3। ये सारी तीनों वेराइटीज डेवलप करी उन्होंने। इन सबको उन्होंने डेवलप करने के बाद टेस्ट करने के लिए सो भी करा। सोइंग के बाद उन्होंने जब देखा तो उनको कोई चेंज दिखाई नहीं, जर्मिनेशन नॉर्मल था, सब में 95% था। फिर उन्होंने करा क्या कि इसको एजिंग के लिए छोड़ा। एजिंग का बेसिकली मतलब होता है उसको कुछ ड्यूरेशन के लिए छोड़ देना, उसको एज होने देना।
दो तरीके से एज करा, नेचुरल एजिंग से करा, आर्टिफिशियल एजिंग से करा। आर्टिफिशियल एजिंग भी आप आगे जाके पढ़ोगे। आर्टिफिशियल एजिंग बेसिकली उन सब चीजों की रिक्वायरमेंट पूरी करनी जिससे एजिंग प्रोसेस बढ़ती है, O2 देना, मॉइस्चर देना, इन सब चीजों को दे करके एजिंग करवाई। तो नेचुरल एजिंग में हमें लग गए 13 महीने, लेकिन जब आर्टिफिशियल एजिंग करवाई तो वो 22 महीने में ही हो गई। तो ये दोनों करवाने के बाद जब वापस से उन्होंने ग्रो करवाया तो अब यहाँ पे होता ये है कि अब उनको डिफरेंस दिखने लगता है कि जब एजिंग हुआ, सीड को स्टोर किया गया, तो उसके बाद उसमें डिफरेंस ये दिखा कि जितने भी नॉकआउट लाइन्स थे, वो 3 लाइन जो नए वाले थे म्यूटेंट वैरायटी, उसमें जर्मिनेशन ज्यादा था और दूसरे वाले में नहीं था। इससे कंक्लूजन हमें समझ में आ गया कि हमने वो जीन ही हटा दिया जिससे लाइपोजिनेस की सिंथेसिस हो रही थी, तो लाइपोजिनेस बना नहीं, लिपिड हमारा सही रह गया, सेल मेम्ब्रेन सही रह गया और सीड बच गया। तो कंक्लूजन में भी वही है। केस स्टडी 2 में भी सेम मैकेनिज्म वगैरह यूज करा गया है। इसमें काम किया गया है राइस के ग्रेन क्वालिटी पे। हम लोग सीड की बात कर रहे हैं तो ग्रेन अगर बोल रहे हैं तो थोड़ा ऑफ जाता तो है, पर इसमें आगे आपको समझ में आएगा क्यों मैंने इसको रखा है यहाँ पे। यहाँ पे सेम चीज है, कमर्शियल वैरायटी जब भी हम लोग डेवलप वगैरह करते हैं तो उसमें कुछ ट्रेड्स होते हैं, बहुत टारगेट करते हैं। आप भी जानते हो अगर सीड वगैरह डेवलप करें तो क्या बेसिक चीजें देखोगे, उसमें बायोटिक रेसिस्टेंस हो, एबायोटिक रेसिस्टेंट हो, यील्डिंग ज्यादा हो, क्यू जीन्स एसोसिएटेड क्वालिटी जो भी है वो उसमें अच्छी हो, क्यू जीन्स ना हो तो बेहतर है। क्यू जीन्स का मतलब ये होता है ऐसे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले जीन जो राइस के डिग्रेडेशन में हेल्प करती है। तो बेसिकली ना हो तो बेहतर है। और हाई क्वालिटी ग्रेन्स, ये सारी कमर्शियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे जो इस पोर्शन में मैंने सिर्फ इतना ही दिखाया है कि दोनों को अगर कन्वेंशनल मेथड यूज करे तो और क्रिस्पर को यूज करे तो, या फिर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस को यूज करे तो क्या डिफरेंस है। इसमें एफिशिएंसी ज्यादा है, प्रिसीजन ज्यादा है और ड्यूरेशन बहुत कम है और काम भी हमारा ज्यादा अच्छा हो रहा है। पुराना मेथड यूज करें, बैकक्रॉस मेथड आप सब जानते हो, एक जीन को इंट्रोड्यूस कर लिए, नहीं कुछ तो कम से कम 8 से 9 जनरेशन तो जाना पड़ता है हमें, तब जाके उसकी उस हिसाब से परसेंटेज आ पाती है। उसमें कितना टाइम लगेगा, 10 साल तो लगेगा, 8 साल तो लग ही जाएगा कम से कम। तो उतना टाइम लगे, उससे बेहतर ये है कि हम कम टाइम में एक टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग क्यों ना जीन का मॉडिफिकेशन कर दें। तो फिर बात तो वही हो गई, कम टाइम में हमने अपने ज्यादा काम कर लिए। और यहाँ पे ये राइस का ग्रेन है, इसमें ज्यादा कुछ दिखाया नहीं है, बस इसमें इस पोर्शन में जो है वो जीन्स है जिसमें मॉडिफिकेशन करना है और ये जीन्स से मॉडिफाई होके हो क्या रहा है। जैसे GW2 है, उसको मॉडिफाई करके GW जो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ उसमें मॉडिफाई करके ग्रेन का वेट बढ़ा सकते हैं। अब ग्रेन का वेट बढ़ रहा है तो सीड का भी तो बढ़ेगा। GN1A है, इसको अगर हम लोग मॉडिफाई करते हैं सेम एप्लीकेशन सेम चीज को यूज करके, GNA1A जो है उसको चेंज करते हैं तो नंबर ऑफ ग्रेन्स बढ़ता है, नंबर ऑफ सीड भी बढ़ेगा। इसलिए मैंने ग्रेन डाला हुआ था। सेम इसमें बाकी चीजें वही एक्सप्लेन करी हुई कि कौन से जीन को मॉडिफाई करके क्या कर रहे हैं और क्या बढ़ रहा है। एडवांटेज क्या है क्रिस्पर CS9 का, बहुत बार बोल चुकी हूँ मैं, इसमें प्रिसीजन बहुत ज्यादा है, इफिशियंसी बहुत अच्छी है। प्रिसीजन है कि जो काम हम लोग कर रहे हैं मॉडिफाई ऑफ टारगेट नहीं होता है, मेन सीक्वेंस पे ही ये काम करता है और फिर वो चेंजेस लाता है। मल्टीप्लेक्स एडिटिंग का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि मल्टीपल जीन्स को हम एक साथ पे टारगेट कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस कंपैरिजन के रीजन में दिया गया है, कंपैरिजन के बेसिस पे कि बाकियों के कंपैरिजन में ये कम पैसे इसमें लगते हैं। बाकियों में कितना प्रोटीन मॉडिफिकेशन था, जिंक फिंगर न्यूक्लियस में भी हमें बहुत सारे प्रोटीन को बनाना पड़ रहा था, तो हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ये इसमें इशू नहीं होता है। कंक्लूजन ये है कि क्योंकि हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ रहा है, अगर हम सेम कन्वेंशनल मेथड यूज करें या ऐसे अप्रोचेस को यूज करें जो कि बहुत टाइम टेकिंग है, तो हमारा डिमांड और सप्लाई ये जिंदगी में पूरा नहीं होने वाला। तो हमें ऑब्वियसली कोई नई टेक्निक्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कम ड्यूरेशन में हाई क्वालिटी की चीजें दे, जिसके लिए क्रिस्पर और इन तरह की टूल से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। दीज आर रेफरेंसेस दैट आई हैव यूज्ड। थैंक यू।